कुछ होमवर्क होगा आई गेस, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने। 6 to 11 क्वेश्चन 11 तक। ओके, डाउट्स हैं? नो सर। किसी को डाउट नहीं है? सर मेरे को मतलब मेरा आंसर आ गया था, पर जो ये वाला क्वेश्चन था, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 सर, उसमें मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है और बहुत गंदी वाली इक्वेशन आ रही है, तो वो मेरे को भी मतलब बहुत मुश्किल से सॉल्व हुई थी। ऑलरेडी आ रही है क्या बाकी लोगों की भी? सर मेरा तो सर रैशनलाइजिंग करके हो रहा है, मतलब आगे यस सर रैशनलाइज हो गया था। रैशनलाइजिंग बना करके दिया होगा यार। हाँ, क्वाड्रेटिक नहीं आ रही कहीं पे भी। तो क्वाड्रेटिक नहीं आ रैशनलाइज रही। करनी है बस। है। चलो मैं कर देता हूँ इसको। कह रहा है कि एक स्टैचू है दैट इज ऑन ए पेडेस्टल। बेसिकली मान लो एक बेस के ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है, तो जो पेडेस्टल का टॉप है, अब उसके टॉप पे ही तो रखा होगा, तो उसको स्टैचू का बॉटम भी बोल सकते हैं। तो स्टैचू के बॉटम और स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। ये कुछ इस तरह का डायग्राम होगा। मान लो कि ये स्टैचू है जो मैंने रेड से कर दिया है, और उसके नीचे पेडेस्टल है। तो ये एंगल आई गेस 45 दे रखा है और ये एंगल 60 दे रखा है पूरा। और इसमें स्टैचू की हाइट 1.6 है, तो इतना 1.6 जो रेड पार्ट है, रिमेनिंग को हम h बोल देते हैं, नीचे वाले को x बोल देते हैं। तो क्या पूछा गया है? फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। क्वाइट इजी है। मैं सर इसमें मैंने ना सबसे पहले ये छोटे वाले में tan लगाया था, तो उसमें ना h इज इक्वल्स टू x आ रहा था। ठीक है, tan 45 h अपॉन x, जहाँ तो से सर x फिर हाँ सर, फिर मैंने h इज इक्वल्स टू x इज इक्वल मतलब हाइट इज इक्वल टू वो करके x कर लिया। फिर मैंने बड़े वाले ट्राइंगल में tan 60 को 1.6 प्लस x बाई x लिखा, ठीक तो है। उससे मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। ठीक, कैसे आ रही है? h इंटू h कहाँ से आएगा? सर 1.6 प्लस x मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर और अपॉन x मतलब बेस। ठीक है, सर तो वो हो रहा था x√3 इक्वल टू 1.6 प्लस x। तो ठीक है। फिर मैंने रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। अरे तो ये उस जब स्क्वायर कर दोगे तो क्वाड्रेटिक बन ही जाएगी ना। अब किसी क्वेश्चन को तुम खुद ही स्क्वायर कर दोगे तो क्या वो क्वाड्रेटिक नहीं हो जाएगी? रूट सर ऐसा तो डालते हैं क्या? बहुत सारी क्वेश्चन नहीं कर रखी है ऐसे, h लेफ्ट हैंड साइड में लाया और कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा, h की वैल्यू आ गई डायरेक्ट। मैंने तो नेमिंग करके tan 60 AC अपॉन CD ले लिया था। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आई क्या उससे? सर नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज़्यादा इजी हो गया। हाँ वो तो ठीक है, जिसको जैसा मेथड इजी लगे। तो रास्ते का देखो, अगर तुमने स्क्वायर किया है तो तुमने इक्वेशन तो खैर ऐसा नहीं कि गलत हो गई, बट जब हम स्क्वायर करते हैं तो एक्स्ट्रा रूट भी खींच लेते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 1 का एक रूट है, 1 इज द आंसर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के दो आंसर है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। सर उससे ना दो आ रहे थे, एक माइनस आ रहा था, एक पॉजिटिव। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 1, ये एक हाँ। इक्वेशन है, इसका यही सोल्यूशन तो होगा, x की वैल्यू 1, यही सोल्यूशन हो जाएगा इसका। यस सर। अगर मैं बोल दूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके दो सोल्यूशन होंगे, x इज इक्वल टू 1 और -1। ठीक है, तो जब हम डिग्री बढ़ाएंगे तो हम खुद ही सोल्यूशन बढ़ा रहे हैं उसके। तो तुमने स्क्वायर कर दिया तो दो सोल्यूशन आ जाएंगे, क्यूब करोगे तो 3 सोल्यूशन आएंगे, पावर 10 कर दोगे 10 सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं। यस सर। और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो बताना मुझे लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था? सर एरोप्लेन से रिलेटेड था। फिर से? एरोप्लेन से रिलेटेड था। अच्छा, एरोप्लेन वाला, अच्छा वर्टिकली अबव वाला था ये। यस सर हाँ सर मेरे को 11th क्वेश्चन में डाउट है, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, 11th में देख लेते हैं। हाँ सर 10th का आंसर सर मतलब 20 कुछ ऐसा आ रहा है, 20 एंड 60 मीटर। आंसर तुम खुद से नहीं देख पा रहे हो? आंसर यही आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है मीटर इसके लिखा गलत होगा।
आंसर तो दिख है ना बुक में। 11th क्या बोल रहा है? A TV tower stands vertically on a bank of canal. From the point of other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Diagram बनाई है. From the another point 20 meter away from the point on the line joining blah 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 is 30. Find the height of tower, width of the canal. ठीक है. डायग्राम समझ में आ रहा है तुम्हें हर्षिता? जो BC है दैट इज कैनाल. सर आपकी वाइट स्क्रीन दिख रही है? बाकी लोगों को भी वाइट स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। तो स्क्रीन तो वाइट है ही है. सर मेरा शेयर्ड स्क्रीन है डायग्राम। फिर से डायग्राम तो मैंने बनाया ही नहीं. डायग्राम तो ऑलरेडी बुक में है, ये कह रहा हूँ. अच्छा नहीं तब ठीक है सर, तब ठीक है। फिर तो आपको बेमतलब मेहनत करनी पड़ेगी इस वापस स्क्रीन शेयर। हर्षिता मेरे को लगा पुराना वाला कह रहे हो। यस सर। डायग्राम समझ में आ रहा है तुम्हें? डायग्राम बुक में बना हुआ है, देखा है ना? यस सर यस सर। ठीक है. BC इज द कैनाल एंड AB इज द हाइट ऑफ टावर. AB को मैं H मान रहा हूँ और BC को X मान रहा हूँ. तो वही कहानी, दो ट्राइंगल, दो अननोन. tan 60 क्या हो जाएगा? tan 60 चलो नाम ही लेते हैं, AB अपॉन BC हो जाएगा, जो कि AB और BC में एक रिलेशन दे रहा है कि AB इज इक्वल टू BC √3, जब हम tan 60 की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है. दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो. tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BC प्लस 20. अब एक वेरिएबल हटा दो, जैसे AB की जगह मैं BC √3 लिख सकता हूँ. ठीक है. 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू BC √3 अपॉन BC प्लस 20. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो BC प्लस 20 इज इक्वल टू 3BC. यहाँ से 2BC की लेंथ आ गई 20 और BC की लेंथ आ गई 10. ठीक है. एक बार BC आ गया तो हमें पता ही है कि AB BC इंटू √3 है, तो AB की लेंथ आ गई 10 √3. ठीक है. यस सर। एक चलो तो आगे बढ़ते हैं. आई गेस और कोई डाउट नहीं रह रहा है ना? नो सर। अच्छा, अब इसके कुछ बड़े क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जो कभी कभी आ जाते हैं, बहुत रेयर है. ऑल्दो तुम्हें वो कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो वो हर साल बच्चे करते ही हैं, पूछते हैं, तो मैं क्लास में ही करा देता हूँ, उसकी टेंशन ही खत्म हो जाती है. उसके पहले मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ जो इम्पोर्टेंट है. ये NCERT में भी मिल जाएगा वैसे. लिखो क्वेश्चन. A man on the top of vertical tower, a man on the top of vertical tower observes a car moving at a uniform speed, coming directly towards it. If it takes 12 minutes, for the angle of depression, So 12 minutes. for the angle of depression to change from 30 to 45 degree, after how much time
after how much time car will reach the tower? After how much time car will reach the tower? सर हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन को 45 to 30 नहीं आना चाहिए, नहीं नहीं, कार पास उल्टा। आ रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ेगा, छोट कम थोड़े ना होगा, दूर थोड़े जा रही, कार पास आ रही है। हाँ सर ठीक है, ठीक। सर टावर की हाइट कितनी है? वो नहीं दे रखी है। ओके सर। सर एंगल बढ़ कैसे रहा है? जब तुम्हारा, अगर तुम अपने घर से कोई गाड़ी देख रहे हो तो तुम्हारे पास आ रही है तो एंगल बढ़ेगा या कम होगा? हाँ ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है। दिस विल बी बेस्ड ऑन रेशियो। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन आई थिंक अभी लास्ट में हो सकता है, क्योंकि आता तो डाउट पूछते ही। डायग्राम आई होप सबने बना लिया होगा, इस तरह का डायग्राम है। Yes, sir. यस सर बन गया। देख रहे हैं, एक बार कार यहाँ है, कहीं दूर है, फिर थोड़ा पास आ गई है।
हो रहा है या अटके हुए हो? सर मेरा हो रहा है। ओके सर 36 मिनट्स। आंसर तो मुझे नहीं याद है ऐसे। हम अभी तक जो क्वेश्चन करते थे उसमें यूजुअली लेंथ पे बात होती थी कि सीडी की लेंथ, मान लो सीडी की लेंथ गिवन होती है तब कोई इशू नहीं होता, लेकिन यहाँ नई चीज है कि टाइम दे रखा है। कोई बात नहीं, क्या टाइम, अच्छा लेंथ बेसिकली डिस्टेंस ही तो होती है, टाइम का हम डिस्टेंस से कनेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि भाई डिस्टेंस चाहिए होती है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। हम डिस्टेंस मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि स्पीड x है, तो सीडी की लेंथ क्या 12 इंटू एक्स हो गई, यस सर। ठीक है। यस सर। सर और इसको सेकंड कन्वर्ट नहीं करेंगे? कर सकते हैं बट कोई फर्क नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली देखो हमें रेशियो से मतलब है। एक बताओ सीडी और बीडी का जो रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा, भाई जितनी डिस्टेंस ज्यादा उतना ही टाइम ज्यादा, जितनी डिस्टेंस कम उतना टाइम कम। तो मिनट में लिखो, सेकंड में लिखो, अल्टीमेटली वो रेशियो में सब यूनिट कैंसिल ही हो जानी है, तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। हाँ सर, सर मतलब डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के? होते ही है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम नहीं होती है, हाँ होती है सर। ठीक है। तो जितना टाइम में बढ़ाओगे उतनी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो अब मान लेते हैं कि बीट से डी में जाने में टी मिनट लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या टी इंटू एक्स हो गई, ठीक यस है। सर। और डोंट गेट कंफ्यूज कि यार टी एक्स बहुत वेरिएबल हो गए, ये रेशियो में कैंसिल हो जाएगा वेरिएबल एक, तो एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, मैं एक्स की टेंशन नहीं लेनी है। नाउ सी दीज टू ट्रायंगल्स, tan 45 हो जाएगा h अपॉन टी एक्स, सर एच और टी एक्स इक्वल है। हाँ h ठीक है। इज इक्वल h टू इज टी इक्वल टू टी एक्स आ गया, एक इक्वेशन हो गई। दूसरी कर लेते हैं, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन t प्लस 12x हो जाएगा, tx प्लस 12x, ठीक है। tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3, h की वैल्यू है tx, तो tx अपॉन, ये रूट में आंसर आ रहा है मुझे लग रहा है, सॉरी हाँ स्वास्तिका। सर। सर मैंने बोला आपको। अच्छा एनसीईआरटी वाले का फिर डायरेक्ट आ रहा है, मैं कंफ्यूज हूं। रोड में आ रहा था। चलो x और x कैंसिल, सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं ले। अब देखो ना, डायरेक्ट इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे। t प्लस 12 इज इक्वल सर टू, मेरा सही है। चलो यहाँ से स्क्वायर कर देंगे स्वास्तिका। नहीं सर। चलो t को एक साइड ले जाओ, तो हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 12, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 अपॉन रूट 3 माइनस 1, 16.43। तो हम रैशनलाइज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू रूट 3 प्लस 1, वैल्यू डाल लेंगे जो भी आ रहा सर हो। यही आंसर है मेरे को। 16.43। ठीक है, मिनट में आंसर आ 6 जाएगा। इंटू रूट 3 प्लस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तुम आई वाज रॉन्ग, तब आई वाज रॉन्ग इन गेसिंग। सबको आ गया, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। नो सर। सर मुझको है थोड़ा सा। बताओ। सर इसमें tan 30 के आगे सर। tan 30 क्या हो जाएगा, ए भी तो h हो गया, यस सर। जब पूरी लेंथ कितनी हो गई, एक बीडी को tx दे रखा है t इंटू एक्स, और ये 12x, अच्छा। दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा, हाँ सर समझ आ रहा x प्लस 12x, x कॉमन ले लो, t प्लस 12 अंदर आ जाएगा, लिखा हुआ है। है। यस सर। और h Yes. की वैल्यू पुट कर दी, h की वैल्यू ऑलरेडी tx मालूम थी हमें, तो उससे बस x हाँ। कैंसिल हो गया, फिर कैलकुलेशन कर लिया।
ठीक है। सर चलो अगर हम BC को y ले लें और उसको y माइनस 12x ले लें फिर भी ठीक होगा ना? हाँ हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा जैसे देखो, मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन छोटा होना है। तुम लोग पहली बार करते हो तो थोड़ा बड़ा सोच सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इस तरह से करोगे थोड़ा छोटा रहेगा। सर एक बार ही नोट कर क्या? सर नोट कर लूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, नोट कर लो, बता देना जब हो जाए। सर स्टैटिस्टिक्स हो चुका है क्या यहाँ पे? नहीं, सर वो हाफ ईयरली में आ रहा है कब है आप ये? सर 30th से है। मेरा भी आ रहा है स्टार्ट। 30th तब तक करा देंगे, अगला चैप्टर हम वही कर लेंगे। मेरा भी आ रहा है। अरे 30th तक करा देंगे। तुम्हारा कब है शुदा? 21 आ रहा हूँ। 15 को है। तो बस ये चैप्टर खत्म ही है। आई थिंक ये लास्ट क्लास होगी, कहोगे तो एक क्लास और कर लेंगे, फिर वही स्टार्ट से ले लेंगे। सर हो गया। ठीक है, और कोई नोट कर रहा है? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो अभी एक तो बड़े क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन बोर्ड में एक दो बार आ चुका है, तो ऐसा इग्नोर करने वाला नहीं है, आपको समय करके जाना है। लिखो, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन if the angle of elevation of a cloud if the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake from a point h meter above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake angle of depression of its reflection in the lake is beta prove that distance of the cloud from the point of observation distance of the cloud from the point of observation is 2h sec alpha divided by tan beta minus tan alpha. सर आपने जो बोला था ना कि अ पॉइंट h मीटर अबव लेक इज, आपने तब अल्फा बोला था कि बीटा? पहला अल्फा था, बाद में रिफ्लेक्शन वाले का बीटा है। ठीक है। इसका डायग्राम बनाओ, अगर डायग्राम बना लोगे तो भी आधा काम हो जाएगा। लेट्स सी कितने लोग इसका डायग्राम बना पाते हैं। एक एंगल ऑफ एलिवेशन
फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर ऑफ द लेक है, तो इसको मैं लेक मान रहा हूँ, ए बी बोल देता हूँ, ये लेक का टॉप लेवल हो गया, उसके नीचे पानी है। अब एक पॉइंट है h मीटर ऑफ द लेक, तो इस पॉइंट की बात हो रही है, सी बोल देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर क्लाउड होंगे मान लो, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा, तो हॉरिजॉन्टल से होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल खींच लेते हैं, एंड दिस एंगल इज गिवन एज अल्फा। नाउ कह रहा इसी पॉइंट से क्लाउड्स के रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है। अब देखो क्लाउड्स का रिफ्लेक्शन कहाँ तक जाएगा, जितना लेक से ऊपर है उतना ही नीचे चला जाएगा, डिस्टेंस। मिरर इमेज। यस सर। और इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल से लेते हैं ना, यस दिस एंगल इज सपोज टू बी बीटा। बीटा। अभी देखो यहाँ पर पॉइंट्स के नाम देते हैं, मान लो ये डी हो गया, ये ई हो गया, बी ए है, वो बाहर वाले पॉइंट का मतलब नहीं है। चलो तो अब अगर ए सी एच है तो बी ई भी एच हो गया, ठीक है। यस सर। डी ई को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो बताओ ये बी एफ क्या हो जाएगा? सर h प्लस एक्स। एच प्लस एक्स, क्योंकि लेक के लेवल से होगा इक्वल, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से जितना दूर है इमेज उतनी ही दूर बनेगी, तो लेक से जो क्लाउड है वो h मीटर नहीं, वो x प्लस h मीटर है, तो रिफ्लेक्शन भी x प्लस h मीटर नीचे बनेगा। यस। ये हो गया डायग्राम। कितना लोगों का सही था? मेरा। सर मेरा। प्रदान। सर मेरा भी। सर मेरा भी। क्या बात है, सर एक बार देख लो फिगर आप मेरा। अरे तुम वेरीफाई कर लो ना सामने से, बस दिखाने के लिए कि तुम सच बोल रहे हो, मैं ट्रस्ट करता हूँ, ऐसा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो ठीक है। चलो मेरा बना ही नहीं। सर मेरा एक गड़बड़ था सर इसमें। सर मेरे को मैंने ये सी और एफ ज्वाइन नहीं किया था सर, मेरा मतलब मैंने बस ई तक ही बनाया था, उसके नीचे नहीं बनाया था। अच्छा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तुमने नहीं बनाया होगा ना फिर तो? नहीं सर वो नहीं बनाया था। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो आस्तिका अभी तो आ गया होगा। सर हाँ सर जो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है सर, वो सी डी की करनी है फिर सी एफ? सी डी। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि प्रूव दैट डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सी है, तो अल्टीमेटली हमें सी डी निकालना है, दैट इज इक्वल टू दिस, गिवन ये 2h sec अल्फा और tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हो, ये 2h sec अल्फा और tan बीटा माइनस tan अल्फा, ऐसे एक दो क्वेश्चन हो ना, ज्यादा नहीं होते हैं, तो देखो हमें क्या करना चाहिए, हमें रिवर्स अप्रोच लगानी चाहिए। रिवर्स अप्रोच का मतलब क्या है कि जो आंसर में लाना है वही निकालना शुरू कर दो, तो वैसे निकाल लोगे तो ऑटोमेटिकली घूम फिर के जो हमें रिक्वायर्ड होगा वही एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड के इक्वल आ जाएगा। बात समझ रहे हो? जैसे मैं कह रहा हूँ कि सीडी को प्रूव करना है कुछ दिस हमें लगा प्रूव करना है तो हम बाद में कर लेंगे, हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने कहा अपने एंड से हम शुरू करते हैं काम करना कि tan बीटा निकाल लें, tan अल्फा निकाल लें। तो देखो tan बीटा क्या हो जाएगा, तो मैं y बोल देता हूँ, tan बीटा क्या हो जाएगा? तो 2h plus x upon y 2h plus x upon y। और ऐसे ही tan अल्फा क्या आ जाएगा? x upon y। x upon y। x upon y, ठीक है। हाँ, हमें आंसर में tan बीटा माइनस tan अल्फा लाना है, तो हम tan बीटा माइनस tan अल्फा खुद से निकाल लेते हैं। तो tan बीटा माइनस tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2h plus y। 2h upon y आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो आंसर धीरे धीरे दिखने लगा है, क्योंकि आंसर में tan बीटा माइनस tan अल्फा लाना ही हमें। ठीक है, अभी हमें निकालना है सी डी। अच्छा, सी डी निकालने के लिए देखो एंगल अल्फा तो नोन है, कौन सा रेशियो यूज करना चाहिए हमें? साइन यूज करें या कॉस यूज करें? क्योंकि अभी जो हमारा एक्सप्रेशन निकला है तो y है, तो y और अल्फा के साथ अगर हम कॉस यूज कर लेंगे तो क्या रिक्वायर्ड लेंथ सी डी आ जाएगी? यस सर। ठीक है, आंसर में सेक लाना है, तो अगर मैं कॉस लिखूंगा तो उससे सेक बना भी लूंगा आराम से। देखो कॉस अल्फा क्या हो गया, दैट इज y अपॉन सी डी। यस सर। ठीक है, और हमें सी डी तो लाना था, तो सी डी की लेंथ क्या आ गई? y अपॉन कॉस अल्फा।
ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर दो। y की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, y को ऊपर ले जाओ और tan बीटा वाले को नीचे ले आओ, तो हो गई 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, और नीचे cos अल्फा था तो उसको ऊपर sec अल्फा लिख सकते हैं। यस सर। आ गया आंसर? Yes. यस सर। प्रूव करना था, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये कैसे लाएं, खुद ही लाना शुरू कर दो, काम बन जाएगा। ये CD इक्वल्स टू y बाय cos अल्फा में y किधर गया? उसके बाद क्या पूछा? y पर cos अल्फा में सर y किधर गया, मतलब y की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी ना, y की वैल्यू क्या आ गई? 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, यस सर। बस। और 1 सर अपॉन cos को ऊपर कर दिया। cos को ऊपर लिखा तो sec हो गया, 1 अपॉन cos को sec लिख दिया, आ गया आंसर। चलो फटाना मत अभी। सर ऐसे हाँ। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं बोर्ड में, क्या हटके क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड्स में। कम आते हैं, एक दो बारी आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि करके जाना है क्वेश्चन सबको। आता कम है वैसे तो, नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन एक आध सेट में कभी आ गया तो जो हमें पता है कि आ चुका ऑलरेडी, तो छोड़ने का कोई सेंस नहीं है। Sir लिख लिया। ठीक है, सर हो गया। या यस सर। सबका हो गया? कोई लिख तो नहीं रहा? यस सर। चलो एक बड़ा क्वेश्चन और है, वो लिख लो, वो करेंगे हम अगली क्लास में। अभी एक दो रेगुलर क्वेश्चन मैं करा दूंगा, चलो मैं लास्ट में लिखवा दूंगा उसको। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation of the top of a building, hello, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या, ऐसा मुझे लग रहा है। सर बुक में सर एक्सरसाइज में ये है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यस अच्छा, सर। हटा दो याद आ रहा था। चलो नेक्स्ट देखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, from the top of a building, the angle of depression of the top and bottom, from the top of a building, the angle of depression of the top and bottom of the top and bottom of 8 meter tall statue of a 8-meter tall statue are 30 degree and 45 degree।
are 30 degree and 45 degree. Find the height of building. Find the height of building. स्टैचू ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल पे लेंगे हम, क्योंकि कुछ बताया नहीं गया कि किसी हाइट पे बनाएंगे, तो मान लो ग्राउंड लेवल बना हुआ है। हाँ सर। सर इसमें रिस्पेक्टिवली नहीं है, मतलब 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली, मतलब टॉप का 30 है और बॉटम का 45 है। ठीक है। सदान तो अपना आंसर एक बार देखो कहाँ, क्योंकि दोनों का सेम आ रहा है, मे भी तुमसे गलती हुई हो। चलिए चलो, तो क्या बोल रहा है कि एक बिल्डिंग के टॉप से स्टैचू के टॉप और बॉटम दोनों में एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ऑफ कोर्स स्टैचू की हाइट कम है बिल्डिंग से, तभी तो स्टैचू के टॉप और बॉटम दोनों में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम हो गया। लेफ्ट में मैंने बिल्डिंग बना दी है, राइट में स्टैचू बना दिया, स्टैचू की हाइट दे रखी है। तो ये हो गया टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये हो गया बॉटम का। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने दे रखे हैं, 30 और 45 है क्या? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, सर टॉप पे 30 है, नीचे अगर ऊपर का 30 है नीचे का 45। हाँ ऊपर एंगल छोटा होगा और नीचे बड़ा होगा। तो बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो कि अंदर आके एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह इस तरह दिखेंगे, ये 30 हो जाएगा और ये 45। समझ गए ना? यस ऊपर हम हॉरिजॉन्टल से बनाएंगे तो घूम के अंदर ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। अच्छा, ये हाइट 8 दे रखी है, ये भी 8 हो जाएगी। इसको मैं x बोल देता हूँ, इसको h बोल तो h बोल देता हूँ, इसको x बोल देता हूँ। तो tan 45 लगा दें, tan 45 या tan 30 पे लगा देते हैं, tan 30 लगा देते हैं, तो h अपॉन x आ गया, यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू h√3, और फिर tan 45 लगा देते हैं, तो tan 45 से क्या आ जाएगा कि h प्लस 8 अपॉन ये x ही तो है, और x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, उससे h की वैल्यू आ जाएगी। तो h प्लस 8 अपॉन x की वैल्यू है h√3, tan 45 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h√3 इज इक्वल टू h प्लस 8, h एक साइड ले आएंगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, और h की वैल्यू हो गई 8 अपॉन माइनस 1, रैशनलाइज कर लेंगे तो 4 इंटू √3 प्लस। ठीक है, आ गया सबको? सर Yes, sir. बोलो। सर दूसरी वाली साइड्स मतलब जो छोटे वाले रेक्टेंगल बना है, सर दूसरी वाली साइड 8 क्यों आई? वो तो गिवन है, रेक्टेंगल है तो अपोजिट, ये 8 गिवन है तो अपोजिट साइड इक्वल नहीं आएगी। सर गिवन नहीं, मतलब गिवन एज सच तो नहीं है। स्टैचू की हाइट 8 दे रखी थी भाई। नहीं, वो कह रही है कि दूसरी रेक्टेंगल नहीं बोला। यस सर। रेक्टेंगल तो हमेशा बनता है बाय ज्योमेट्री भाई, दोनों ही हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल है तो दोनों पर पैरेलल होंगे एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हुए। यस सर। दो हॉरिजॉन्टल लाइन, दो वर्टिकल लाइन, तो रेक्टेंगल ही तो बनेगा, और क्या ऑप्शन है? ओके सर। ठीक है, तो हमेशा ही बनता है, तो एग्जाम में हमें प्रूफ तो नहीं करना ना ये रेक्टेंगल है। नहीं तो ऑब्वियस है। ठीक है, और कोई डाउट? No, sir. हाँ, चलो क्वेश्चन लिखो अगला। The angle of elevation the angle of elevation of a cliff the angle of elevation of a cliff from a fixed point is theta. Angle of elevation of a cliff from a fixed point is theta.
after going up a distance of k meters, after going up a distance of k meter towards the top of cliff, after going a distance of k meter towards the top of cliff at an angle phi, after going up a distance of k meters towards the top of cliff at angle of phi, it is found that the angle of elevation is alpha. Sir, top of the cliff at an angle of phi, मैंने सामने सिंबल बना दिया है उसका, ये सब सिंबल है, नाम है, कोई वो नहीं, उसको ABC टाइप से ही समझो. It is found that angle of elevation is alpha. पहले एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा था टॉप ऑफ द क्लिफ का, थोड़ा दूर चले के मीटर एक एंगल पे, अल्फा के फाई के एंगल पे के मीटर चले तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाएगा, तो नया एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है. शो दैट height of cliff is k cos phi minus sin phi cot alpha upon cot theta minus cot alpha. अच्छा एक्सप्रेशन है. यस सर. ठीक है, लिख लिया तुमने? यस सर. So that height of cliff is जो एक्सप्रेशन गिवन है. तो ये क्वेश्चन चलो खुद से ट्राई करना है. ठीक है, आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर लिया है. तो नेक्स्ट क्लास से वी कैन स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स. ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन एनसीईआरटी के रह गए दैट वुड बी इन होमवर्क. ठीक है, स्टैट्स में कोई ऐसा इशू नहीं है, 2-3 दिन में हो जाएगा वो. ओके सर. ठीक है, ओके सर. yes sir. चलो तो होमवर्क में रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी एंड दिस वन क्वेश्चन व्हिच आई गिव. ठीक है. ठीक है, Okay, sir. ओके. So Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. thank you sir. हैव अ गुड डे.